नमस्कार। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना आप सबका स्वागत कर रहा है। अभी कुछ देर पहले खाशाबा जाधव क्रीड़ा संकुल का नामकरण हुआ है और उसके पश्चात आदरणीय केंद्रीय मंत्री युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी यहाँ उपस्थित है। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय कुलपति महोदय यहाँ उपस्थित है। मैं डॉक्टर काळे सर का स्वागत करता हूं और इसके साथ सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के व्यवस्थापन परिषद के सभी सदस्यगण यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आप सबको मालूम है कि पिछले कई हफ्तों से हम आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में यह समारोह संपन्न हो रहा है और इसमें हमारी जो सहभागिता है वो सहभागिता पूरे 3 जिलों में सराहनीय रही है और इसकी सराहना कई स्तर पर हुई है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए आदरणीय मंत्री महोदय माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी आपसे वार्तालाप करने, आपसे संवाद करने यहाँ उपस्थित है। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय और उसका जो राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग है, ये पूरे महाराष्ट्र में और लगभग पूरे देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग है और इसका गर्व हमें है। और सिर्फ गर्व नहीं, हम उस सरोकार पे और उसकी जो कामगिरी है इसके ऊपर हम खरे भी उतर रहे हैं। मैं सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय डॉक्टर कारभारी काळे सर, इनको मैं निमंत्रित करता हूं, इनको विनती करता हूं कि वे अपने कर कमलों से केंद्रीय मंत्री युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी इनका स्वागत करें। इसके तुरंत पश्चात सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना ने जो गत कई दिनों में, महीनों में या सालों में जो काम किया है, उस काम की एक डॉक्यूमेंट्री यहां प्रस्तुत की जा रही है। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना ध्वनि चित्रफित। राष्ट्रीय सेवा योजना। राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। एक सक्रिय सदस्य के नाते इन छात्र स्वयंसेवकों के पास एक कुशल सामाजिक नेता, कुशल प्रशासक और मानव स्वभाव को समझने वाले व्यक्ति होने का अनुभव पाने के लिए ये योजना अधिक कारगर है। राष्ट्रीय सेवा योजना का एकमात्र उद्देश्य युवा छात्रों को सामुदायिक सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए अनुभव प्रदान करता है। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय यह कार्य करने वाला पूरे देश में एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसकी स्वयंसेवक आबादी आज लगभग 60,000 है। आज कुल 530 से अधिक महाविद्यालय और संलग्नित संस्थाओं को यह योजना कार्यान्वित है। गत सभी वर्षों में सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय ने अपनी नई योजनाओं और उपक्रमों का आगाज किया है। इसमें विशेष रूप से शामिल है 2005-6 से शुरू की गई राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकों की पुणे पंढरपुर वारी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी
श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का शिलान्यास करते हुए उन्होंने कहा कि इतिहास की उथल पुथल के दौर में भी भगवान विट्ठल में आस्था अटूट रही और आज भी ये यात्रा दुनिया की सबसे प्राचीन जन यात्राओं में एक है और इसे बड़ी संख्या में लोगों द्वारा एक साथ यात्रा करने के रूप में देखा जाता है। ये यात्रा हमें सिखाती है कि मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, पद्धतियां और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक होता है। अंत में सभी पंथ भागवत पंथ ही है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि यह भारत की उस शाश्वत शिक्षा का प्रतीक है जो हमारी आस्था को बांधती नहीं बल्कि मुक्त कराती है। हम सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के रूप में इन्हीं मार्गों पर वारकरी लोगों की सेवा कर रहे हैं और स्वच्छ वारी, स्वस्थ वारी, निर्मल वारी, हरित वारी का मंत्र लेकर चले हैं। गत आयोजन में 35,000 स्वयंसेवकों ने अपना योगदान दिया था। राज्यपाल महोदय की योजना के तहत आपत्ति व्यवस्थापन शिविर का आयोजन राज्य राशियों की तरफ से होता है और हमारे लगभग 90 छात्र पूर्ण क्षमता से हर साल प्रशिक्षित होते हैं। इन्हीं प्रशिक्षित छात्रों द्वारा हमारे हर साल 20,000 छात्र आपदा में काम करने के लिए प्रशिक्षण लेते हैं। सांगली, कोल्हापुर और कोकण में आई बाढ़ में हमने जो योगदान दिया है वह अपने आप में सराहनीय है। हम अपनी राष्ट्रीय स्वयंसेवकों के कार्य से लगातार गौरवान्वित भी होते हैं। संकट में अधिक क्रियाशील होने का मंत्र और सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र एक ही सिक्के के दो पहलू है। कोविड की भयंकर वैश्विक आपदा में राज्य में कोविड फ्रंट वॉरियर के साथ या उनके आगे सर्वप्रथम सक्रिय होने वाला छात्र राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वयंसेवक था। इस महामारी के दौरान सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय ने अपनी तरफ से हर क्षेत्र और मोर्चे पर कार्य किया है। पुलिस प्रशासन को मदद, यह तो हर दिन का उपक्रम, लेकिन उसके साथ 75,351 छात्र इस महामारी में सहायता कार्य में शामिल रहे। 31,11,430 मास्क का निर्माण कर उनका विवरण कस्बों और गांवों में जाकर किया। 8,645 लीटर सैनिटाइजर का निर्माण किया। 5,67,960 परिवारों को और परिजनों का स्वास्थ्य अंकित किया और कोविड प्रतिबंध में हमारे स्वयंसेवक लगातार उनके संपर्क में रहे। 56,120 रक्तदाताओं की सूची तैयार कर हमने उन लोगों के नाम स्थानीय सरकारी रक्तपेढ़ी को सौंप दिया है और इसी कोविड आपदा में हमने 29,349 रक्त बैग का दान प्राप्त किया है और वो भी कुछ ही दिनों में। आज भी यह रक्तदान अभियान निरंतर शुरू है। कोविड आपदा में हमने महाविद्यालय और गैर सरकारी संगठन के साथ 50 लाख से भी ज्यादा लोगों को अन्न और धान्य का वितरण किया। राज्यपाल महोदय ने इन्हीं कार्यों की विशेष रूप से प्रशंसा की और विश्वविद्यालय को राजभवन में आमंत्रित कर सभी उपक्रमों की सराहना की। 23 जून 2019 को सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय ने अपने 19,000 राष्ट्रीय छात्र सेवा योजना स्वयं सेवकों के साथ गिनीज विश्व विक्रम में अपना नाम दर्ज किया। उनमें से 16,731 राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयं सेवकों को एक ही मौके पर नीम के पौधे हस्तांतरित किए गए और छात्रों ने इन पौधों को अपने परिसर और वारी मार्ग पर लगाया और उसकी रक्षा करने की शपथ ली। यह विश्व विक्रम आज भी कायम है और हमें उत्साह से कार्य करने की प्रेरणा निरंतर दे रहा है। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से आए सभी फ्लैगशिप कार्यक्रम और योजनाओं को सफलता और नेकी से पूरा किया है। जन आंदोलन, जनता कर्फ्यू, वर्चुअल प्रतिज्ञा, आरोग्य सेतु ऐप के बारे में जन जागरण, कोविड वॉरियर पंजीकरण, एक भारत श्रेष्ठ भारत, दिव्यांगों को मदद, कोविड के कारण स्थानांतरित हुए मजदूर और लोगों को निवास और बाकी सहायता, प्लाज्मा डोनेशन, स्थानीय प्रशासन को हर काम में सामाजिक मदद, फिट इंडिया कैंपेन, फ्रीडम दौड़, साइक्लोथॉन, पोषण आहार अभियान, राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना का प्रसार और चर्चा, आत्मनिर्भर भारत, नमामि गंगे, गंदगी मुक्त अभियान, कोविड सहायता अभियान और आजादी का अमृत महोत्सव ऐसे सभी कार्यक्रम उपक्रमों में विश्वविद्यालय का राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग, उसके सभी स्वयंसेवक, कार्यक्रम अधिकारी, विश्वविद्यालय का प्रशासन, वरिष्ठ अधिकारी, महाविद्यालय के प्राचार्यों के साथ इसमें योगदान दे रहा है। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय एकमात्र विश्वविद्यालय जो राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी उपक्रमों का उद्दिष्ट पूरा होने के लिए हर साल अपनी राशि से 2,40,00,000 रुपए की राशि सुरक्षित करता है। आने वाले समय में भी हम इसी प्रकार अपनी लगन और क्षमता के साथ कार्य करते रहेंगे। हम राष्ट्रीय सेवा योजना को सामाजिक सरोकार और सेवा के साथ साथ संशोधन और रोजगार निर्मित की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्तर और उच्चता का संशोधन केंद्र बने जो राष्ट्र की राष्ट्रीय सेवा योजना को अपने संसाधनों के साथ हमेशा नूतन और प्रासंगिक रखे। मेरे लिए नहीं बल्कि आपके लिए, नॉट मी बट यू। धन्यवाद। मैं इसके साथ ही सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय डॉक्टर कारभारी काळे सर, इनको मैं विनती करता हूं कि वो अपना मंतव्य रखें।
आदरणीय मंत्री महोदय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, फिर एक बार आपका इस कार्यक्रम में मैं पुनः से स्वागत करता हूं। सब रिस्पेक्टेड मैनेजमेंट काउंसिल मेंबर, सीनेट मेंबर और स्पेसिफिकली द स्पेशल इनवाइटी एंड यंग NSS स्टूडेंट्स ऑफ द सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, ये बहुत बड़ा रोमांचक कार्य और बहुत अच्छा कार्य यूनिवर्सिटी की तरफ से हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि NSS के डायरेक्टर जो है और अपनी पूरी टीम और विश्वविद्यालय के पूरे सहयोगी का मैं खुले दिल से पुनः से एक बार स्वागत करता हूं। अभी वीडियो में पूरा प्रस्तुत उन्होंने बताया कि बहुत सारा सामाजिक उत्तरदायित्व शैक्षणिक में है, हम टेक्नोलॉजी में है, सामाजिक स्तर पे है और बैक टू द सोसाइटी इन दैट टू द NSS नेशनल कॉज में भी हम बहुत आगे है। ये मैं आपसे विनती पूर्वक सादर करना चाहता हूँ। कुछ लम्हों में मैं आपके सामने पुनः से एक बार ये सेवा योजना का कार्य आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। राष्ट्रीय सेवा योजना का एकमात्र उद्देश्य है युवा छात्रों को सामुदायिक सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को विकास करने के लिए अनुभव प्रदान करता है। जैसे बताया गया कि हमारा विश्वविद्यालय देश में एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसकी स्वयं संख्या 60,000 है। महाविद्यालय और संलग्न संस्थाओं में यह योजना कार्यान्वित है और केंद्र शासन तथा राज्य शासन के सभी योजनाओं पर कार्य ये हमारे स्टूडेंट और छात्राएं कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय ने अनेक नई योजनाओं पर उपक्रमों पर आगाज किया। राष्ट्रीय सेवा योजनाओं का स्वयंसेवक की पूरे पंढरपुर वारी जैसे महान कार्य सामाजिक कार्य में योगदान दिया और आपत्ति आह्वान व्यवस्थापन पे काम किया। कोल्हापुर और कोकण में आई बाढ़ के लिए सहयोग दिया। ऐसे बहुत सारे मददकारी और सामाजिक कार्य हमारे छात्रों से, हमारे पारिवारिक सदस्यों से किया जाता है। कोविड आपदा में हमारे छात्र कोविड में फ्रंट वॉरियर बने। इस महामारी के दौरान सावित्रीबाई विश्वविद्यालय के क्षेत्र में और मार्च पर कार्य करते हुए पुलिस प्रशासन की मदद की। 23 जून 2019 को सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के रूप में गिनीज विश्व विक्रम भी किया। 16,731 राष्ट्रीय सेवा स्वयं योजनाओं को एक ही मौके पर नीम के पौधे के आसन किए गए और छात्रों ने इस पौधों को अपने परिसर और वारी मार्ग पर लगाए उसकी रक्षा करने के लिए शपथ की। मित्रों, सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सभी फ्लैगशिप कार्यक्रम में योजनाओं को सफलता के पूरा किया। जन आंदोलन, जनता कर्फ्यू, कोविड वॉरियर पंजीकरण, एक भारत श्रेष्ठ भारत, मजदूर और लोगों को निवास और बाकी सहायता, प्लाज्मा डोनेशन, फिट इंडिया कैंपेन, फ्रीडम दौड़, साइक्लोथॉन, पोषण आहार अभियान, राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना का प्रसार और चर्चा, आत्मनिर्भर भारत, नमामि गंगे, गंगा मुक्त अभियान, कोविड सहायता अभियान और आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऐसे सभी कार्यों में उपक्रमों में सावित्रीबाई फुले अग्रसर है। पुणे विश्वविद्यालय का राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग निरंतर कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी उपक्रमों का उद्देश्य पूरा होने के लिए हर साल केंद्र सरकार के अनुदान के अतिरिक्त अपनी राशि से 2.40 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाती है। आने वाले समय में भी इसी प्रकार की पूरी क्षमता के साथ कार्य करते रहेंगे, ऐसे हम आपको आश्वासित करते हैं। हम राष्ट्रीय सेवा योजना को राष्ट्रीय सामाजिक सरोकार और सेवा साथ के संशोधन और रोजगार निर्मित की तरफ के ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे आशा है कि इस यूनिवर्सिटी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो योगदान हो रहा है, सामाजिक योगदान हो रहा है, इसमें सभी महानुभावों का योगदान है। मैनेजमेंट काउंसिल, सीनेट और सभी टीचर और स्टूडेंट का योगदान है। यह ऐसा बरकरार रहे और विद्यापीठ का, विश्वविद्यालय का नाम दुनिया भर में नाम रोशन करे, यह अपेक्षा रखता हूँ और मैं मेहरबानी पूर्ण देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कुलपति महोदय। मैं इसके साथ भारत सरकार केंद्रीय मंत्री युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को निमंत्रित करता हूं। इसके पहले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। जब से इन्होंने इस पोर्टफोलियो का कार्यभार संभाला है, उसी के दौरान राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा हुई थी और उसमें से हमारे एक छात्र को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। जब से अनुराग सिंह जी आए हैं, उनकी सारी जो गतिविधियां हैं वो सारी की सारी गतिविधियां युवा केंद्रीय है और युवकों को जहां भी जाते हैं
युवकों को ऐसे संबोधित करते हैं जो यहाँ रुकेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आगे जाएंगे तो राष्ट्र का निर्माण होगा। और इस राष्ट्र के निर्माण की जो संकल्पना है और उसका संकल्प लेकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह जी ठाकुर। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप हमारे सभी साधकों को संबोधित करें। सावित्री भाई फुले यूनिवर्सिटी के कुलगुरु आदरणीय डॉक्टर कारभारी काले जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय सुनेत्रा ताई पवार जी, कुल सचिव डॉक्टर प्रफुल्ल पवार जी, डॉक्टर प्रभाकर देसाई जी, डॉक्टर श्री राजेश पांडे जी, उपस्थित सभी मंच पर सम्मानित मेरे भाई और बहनों और यहाँ पर उपस्थित एनएसएस के सभी वॉलंटियर्स, मीडिया के मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो मैं कुलगुरु जी का, राजेश जी का, दोनों का आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने मुझे आपसे मिलने का आज अवसर भी दिया, क्योंकि एक ऐसे स्थान पर खड़ा हूँ, ना केवल मैं इस बिल्डिंग की बात कर रहा हूं जो अपने आप में ऐतिहासिक है, ना केवल इसमें सभागार कक्ष की बात कर रहा हूं जो बहुत सुंदर और ऐतिहासिक है, बल्कि पुणे में जहां मैं खड़ा हूं, महाराष्ट्र की धरती में, वहां पे जिन्होंने समाज के लिए, विशेष तौर पर बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया। और दुनिया भर में जो बड़े नाम समाज सेवा में आते हैं, उनमें से शीर्ष नामों में से एक नाम आता है माता सावित्री भाई फुले जी का। और माता सावित्री भाई फुले जी ने जो अपना जीवन समाज के लिए दिया, विशेष तौर पर महिलाओं के उत्थान के लिए दिया है, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव हमें देश में भी देखने को मिला। हालांकि हमारे ऊपर जिन्होंने राज किया वो तो चले गए छोड़ के 1947 में। वहां पर भी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार इंग्लैंड में भी नहीं था, लेकिन भारत में एक समान अधिकार पहले ही दिन से मिलना शुरू हुआ। यहां पर सब बराबरी पे वोट भी करते हैं। दूसरा, मैं देखता हूं कि नेशनल सर्विस स्कीम की जब हम एनएसएस की बात करते हैं तो सेवा भावना कहां से आती है? ये केवल एनएसएस से जुड़ने के कारण नहीं आ सकती, ये तो आपके दिल से आनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो प्रधानमंत्री देश के 130 करोड़ लोगों ने पूर्ण बहुमत से जिताया, लेकिन जब पार्लियामेंट गए तो शीश झुकाकर वंदन करके गए और कहा, मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में काम करने वाला हूं। ये सेवा भाव जो हम सबके अंदर है, ये कोई ला नहीं सकता, ये अपने आप अंदर से जागता है, जिसके भी जागेगा। मैं पूछूंगा आपसे बाद में, आपको एनएसएस के बारे में कैसे पता चला, आप क्यों जुड़े, क्या इससे जुड़ने का लाभ है, आप क्या क्या करते रहे हैं। और जब आप यूनिवर्सिटी में से बाहर निकल के, when you start your own career, maybe as an entrepreneur, as a startup, or work with any of the companies, will you be able to take out some time and do the community service or to engage in some way or the other way to contribute for the good cause? Well, that will be one of my questions to you later on. When I interact informally with you, I'll walk down, आऊँगा आपके पास में बीच में पूछने के लिए कौन क्या क्या करता है। कईयों के चेहरे पे मुस्कुराहट है, कईयों को घबराहट है, लेकिन अच्छी बात है, सनसनाहट नहीं है। मैं जानता हूं आप सबके परिवारों को आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं।
वो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अच्छा करें, अच्छे पढ़ें, अच्छा करियर बने, लेकिन देश की और समाज की चिंता भी तो किसी को करनी है। और ऐसे करोड़ों लोगों में से आप वो हैं जिन्होंने इस रास्ते को चुना है, और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप विश्वास मानिए, जब मैं देश के प्रतिनिधित्व करता हुआ यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को करता हूं और दुनिया भर के मंत्रियों से या अलग अलग संस्थाओं को एड्रेस करता हूं, तब मैं कहता हूं कई बार कि जब देश लॉकडाउन में घरों के अंदर लॉक था, तब मेरे एनएसएस के वॉलंटियर्स कपड़ा लेकर मास्क भी बना रहे थे और जाकर उनका वितरण भी कर रहे थे, लोगों को कोविड प्रोटोकॉल समझा भी रहे थे और देश को कोविड की स्थिति से बाहर निकालने के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान भी हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स ही दे रहे थे। ये छोटी बात नहीं है। हर कोई उस समय उस संकट की घड़ी में अपने आप को घर में बंद रख रहा था, कहीं ना कहीं कोरोना से बचने का प्रयास कर रहा था। उस समय मानसिक तनाव भी होगा, परिवार का दबाव भी होगा, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने जो किया है, 30 लाख से ज्यादा मास्क बनाकर गरीब जनता के बीच में वितरण करना, कई लोगों ने अनाज अपने घरों से लेकर, राशन लेकर लोगों को वितरण करना, और लोगों को कोविन पोर्टल के बारे में बताना या आरोग्य सेतु ऐप के बारे में बताना, ये इतिहास याद रखेगा कि एनएसएस के वॉलंटियर्स ने बहुत बड़ा योगदान महामारी के समय, आपदा के समय दिया था। मित्रों, हम सबको प्रयास करना है कि हम कुछ ना कुछ करें। My only request to you will be, while you being in university or being part of the NSS, try to learn from others' experience as well. Try to speak to more and more people, know what they do. You may learn from their experiences. In today's age, when to have a 4G connection or a network, you will always look at your phone and look at the bars that what kind of network is there. But in the real life, your network among the people, whether with your faculty members, with the non-faculty members, with your colleagues in the NSS, or your classmates, or others you meet when you travel across the country, anyone you meet or talk to or make a friend or acquaintance, they will help you in the coming years. Your network will be your net worth. Always remember that it is going to help you in the coming years. हम आज उसका महत्व नहीं जानते होंगे, लेकिन जो भी नेटवर्क आप आज बनाओगे, आपको भविष्य में बहुत काम आने वाला है। टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करें, लेकिन कई बार लगता है कि फेसबुक पर मुझे भी लगता है अच्छा मेरे तो 23 लाख लोग फॉलो करते हैं तो अच्छा है, मेरा तो बड़ा नेटवर्क है। नहीं, उतनों को मैं कितना व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, कितने मेरे काम को पसंद करते हैं, कितने मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कौन से मेरे ऐसा काम है जिसको लेकर कुछ मुझे लाइक्स ज्यादा आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पॉलिटिशियन हूं, चौथी बार हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से लोकसभा का सांसद चुनकर आया हूं, तो लोगों ने मुझ में विश्वास व्यक्त किया होगा, बार बार किया है। मैं एक और सरकारी योजनाएं उनको लेकर जाता हूं। मैं अपने यहाँ पर एम्स अस्पताल ले गया, पीजीआई ले गया, मेडिकल कॉलेज ले गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले गया, एनआईटी ले गया, ट्रिपल आईटी ले गया, रेलवे लाइनें बिछा दी। वो एक अलग तरीका है काम करने का, मैं कर रहा हूं एज ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन उसके अलावा मुझे संतुष्टि कहाँ मिलती है? जहां मैं युवा खिलाड़ियों के लिए खेल महाकुंभ करवाता हूं, तो मैं देखता हूं कि वहां पर 60,000 से ज्यादा खिलाड़ी अलग अलग खेलों में पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। और उससे ज्यादा प्रसन्नता मुझे तब मिलती है जब 3-3 साल के बाद भी 3 साल पुरानी टी शर्ट पहनकर वो खिलाड़ी सड़कों पर भाग रहा होता है, कोई फौज में भर्ती होने के लिए, कोई पुलिस की ट्रेनिंग के लिए, कोई अपने खेलों में आगे जाने के लिए, तो उसने दिल से अपनाया है कि मैं खेल महाकुंभ में पार्टिसिपेट किया था,
तो उसको एक सेंस ऑफ वो लगता है कि प्राइड कि मैंने इसमें जुड़ा था, मैं इसमें खेल में जुड़ा हूं। तो कहीं ना कहीं आपसे वो लोग जुड़ते हैं। मैं मोबाइल मेडिकल यूनिट मैंने चलाने शुरू किए, 3 से शुरू किए थे मैंने, मेरे फादर ने, मेरे भाई ने, हमारे कुछ दोस्तों ने पैसा डाला, 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू किए। ये हमने 14 अप्रैल 2018 को शुरू किए, पैंडेमिक से लगभग 1.5 साल पहले, 2 साल पहले। इतना जबरदस्त उसका रिस्पांस था कि रोज नई पंचायत में वो जाते थे। जो लोग कभी अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते थे, कारण क्या है, पहाड़ी राज्य में अगर आपको अपने गांव से निकलकर बस लेने भी आना तो कई जगह तो 4-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, पहाड़ से नीचे उतरना या चढ़ना। कई जगह सड़क पे ही घर है, लेकिन बस का किराया खर्च करना है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जाना है तो आपको बस का किराया खर्च करना है, दिहाड़ी तोड़नी है, टेस्ट के पैसे खर्च करने, दवाई के पैसे खर्च करने हैं। तो मैंने अपनी ओर से प्रयास किया कि मोबाइल मेडिकल यूनिट उनके घर तक जाएंगे, वो अपने गांव में एक स्थान पर इकट्ठे होंगे, उनका चेकअप होगा, लिपिड प्रोफाइल से लेके क्रेटिनाइन से लेके बाकी सारे टेस्ट उनके होते हैं, और उनको जो दवाइयाँ चाहिए होती वहीं पर उनको मुफ्त में मिलती हैं। डॉक्टर भी है, नर्स भी है, लैब टेक्नीशियन भी है, 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट भी मिल जाती है। आप कल्पना कीजिए, कोई 104 साल की महिला, कोई 102 साल का बुजुर्ग, कोई 100 साल से ज़्यादा वाले, कम से कम 13 लोग वहाँ पर चेकअप करवाने आए अलग अलग कैंप्स में। 90 साल वालों की एक लंबी। अब उसमें देखने को मिलता है कि मैंने पूछा कि आपको कितने साल पहले अस्पताल गए, तो कोई 10 साल पहले चेकअप कराने गया, कोई कहता डॉक्टर यहाँ पे आ गया गांव में तो ठीक है, नहीं तो हम गए ही नहीं। तो शायद मुझे जो खुशी अपने 4 इलेक्शन जीतकर ना आई हो, वो एक गरीब महिला के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर कि मैंने उसकी सेवा करने का किया। आप अपने जीवन में किसी भी स्थान पर पहुंचिए, आई वुड विश दैट यू बिकम द टॉप मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटर इन योर कंपनी, यू बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन एज एन एंटरप्रेन्योर। आई विश यू नो दैट फॉर योर फ्यूचर, दैट इज माई विशेस टू यू। पर आप जीवन में कहीं भी पहुंचे, एक समाज सेवा का भाव अपने अंदर जरूर लेकर जाएं। हर कोई एक बराबर नहीं होता है। मेरा हाथ ही देख लीजिए, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होगी, ना ही आपकी होंगी, लेकिन हर किसी का रोल है। शूटिंग करने जाओगे तो कौन सी 2 ही चीजें काम आएंगी, लेकिन बाकी 3 ने भी सपोर्ट कर रखा है। हो सकता है आप जाएं, आप 2 ही बच्चों को पढ़ाने के लायक हो, आपके पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन 2 बच्चों को भी आपने अच्छा पढ़ा दिया, अच्छे संस्कार दे दिए, तो समझ लीजिए आपने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दे दिया। आपने अपनी गली, अपने घर को ही साफ रखा, तो समझ लीजिए आपने लोगों को और बीमार होने से और गंदगी फैलाने से रोक दिया। आप यूनाइटेड नेशंस की या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उनकी रिपोर्ट्स में लिखा आता था कि हिंदुस्तान की 70% महिलाएं अनिमिक हैं, 60% बच्चे मैल नरिश्ड हैं, यानी कि कुपोषण का शिकार हैं। अब मैंने जब ये रिपोर्ट पढ़ी तो हमने 2008 या 2009 में we formed a group of young MPs who got together like Sachin Pilot, Supriya Sule, Shahnwaz Hussain, me and couple of more. सब अलग अलग राजनीतिक दलों से थे, लेकिन इकट्ठे आए कि चलो कुपोषण पे काम करते हैं। हमने डेटा इकट्ठा किया, कुछ राज्यों में विजिट किया, मिलते थे, एक रिपोर्ट तैयार की, और उस रिपोर्ट को लेकर हमने उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास गए, आमिर खान को एज ए ब्रांड एम्बेसडर बुलाया, हर संभव प्रयास किए कि कुपोषण पर जागरूकता हो। लेकिन जब मोदी जी आए तो उसके बाद उन्होंने उसको खुद अपना लिया कि अगर हमारे बाल, अगर वही कुपोषण के शिकार होंगे, उनका शरीर जितना बढ़ना चाहिए उस तरह से नहीं बढ़ेगा, तो उनके मानसिक और शारीरिक तौर पर जो उनका लाभ देश को मिलना चाहिए उसका 50% भी हमें नहीं मिल पाएगा। और महिलाएं अगर अपने ध्यान ना रखते हुए केवल बच्चों का और बाकियों का ध्यान रखेंगी और अपने खून की कमी होगी, एनीमिक होगी, तो उसका भी लाभ नहीं हो पाएगा। तो उस दिशा में पोषण अभियान भी चलाया गया। आज टेस्ट हर पंचायत में हो रहे हैं कि ताकि किसका बच्चा सबसे स्वस्थ है उसको भी चिन्हित किया जाए, और जो कुपोषण का शिकार है उसको न्यूट्रिशन फूड दिया जाए,
उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। अब क्या ये जिम्मेदारियां हम अपने अपने स्थान पर ले सकते हैं? ये एक दिन का टाइम लगता है, एक वेइंग मशीन चाहिए और एक स्केल आता है जिसकी आप हाइट नाप सकते हो, बच्चे का वेट और हाइट कितनी और उम्र क्या है, वो चार्ट बना बनाया आता है, आपको देखना है कि कितने बच्चे कुपोषण का शिकार है। जो स्कीम भारत सरकार की चल रही है आपने उससे लिंक करना है कि आप इसको सामान मिल जाए, समाज में आपका नाम भी होगा कि आपने बच्चों को जागरूकता दे दी कि आपको ये मिलेगा, आपकी जेब से कोई पैसा नहीं गया। स्वच्छता अभियान, आपने एक झाड़ू लेके स्वच्छता की, गांव के 10 लोगों को इकट्ठा किया, शहर के 10 लोगों को इकट्ठा किया, गली भी साफ कर लो कि 10-10 लोग करेंगे तो अपने आप में गंदगी मुक्त हो जाएगा। हिंदुस्तान में लाखों लोगों की मृत्यु नहीं हुई क्योंकि भारत पहले से ज्यादा साफ हुआ। आप कल्पना नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाया हो, सचिन तेंदुलकर, सलमान खान से लेकर नेताओं ने झाड़ू उठाया हो या आम नागरिक ने उठाया हो, इससे लाखों लोगों का जीवन बचा है। और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में एक जापानी बुखार करके बीमारी होती है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस उसको कहते हैं, उसका आज तक पता ही नहीं चलता था कि बीमारी क्यों है। योगी जी जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब तक वो बेचारे हर बार संसद में खड़े होकर कहते थे कि इस बीमारी से सैकड़ों बच्चे मर गए, कुछ रोकिए, कुछ करिए। मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, योगी जी ने वहां पर चलाया, सफाई के कारण ही आज वो बीमारी से मुक्ति वहां पर मिल गई है। आप देखिए, शौचालय नहीं था तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग का नेशनल प्रेसिडेंट सबसे लंबे समय तक 7 साल तक रहा। मैं ट्रेन में ट्रेवल करता था, रात को बैठता, सुबह आंख खुलनी तो ट्रेन निकल रही थी, जिस पटरी से दूसरी पटरी पर शौच करने वालों की लंबी लाइन लगी होती थी। गांव की तरफ गाड़ी में बैठे तो वहां पर शौच करने के लिए लोग बाहर खेतों में बैठे हुए हैं। शहरों में जाओ तो जितने झुग्गी झोंपड़ी वाले या पक्के घर वाले भी जिन्होंने बना लिए होंगे वो भी बाहर शौच करने जाते थे। गंदगी फैलती थी, मुक्ति नहीं मिलती थी। शौचालय बने तो गंदगी से मुक्ति भी मिल गई और महिलाओं को मान सम्मान के साथ जीवन जीने का हक भी मिला। सोचिए, कोई गर्भवती महिला हो, उसको सूरज उगने से पहले और छिपने के बाद ये 10-12 घंटे का इंतजार करना पड़ता था, खुले में शौच करने जा ही नहीं पाती थी। उसके होने वाले बच्चे पर उस पर क्या बीतती होगी, बुजुर्ग महिला पर क्या बीतती होगी। ये सारी चीजें आजादी के बाद आज तक हम देखते रहे, लेकिन आप जैसे लोग ही आगे आए, जनता आगे आई, सरकार ने कार्यक्रम चलाए, तो आज हम सिर उठाकर कह सकते हैं, जब हम आजादी का 75 वर्ष मना रहे हैं, कि हमने पिछले कुछ वर्षों में हर गांव को, हर घर को बिजली देने का काम पूरा कर लिया, हमने हर घर को शौचालय देने का काम पूरा कर दिया, हमने हर व्यक्ति को बैंक खाता खोलने का काम पूरा कर दिया, जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। हमने 192 करोड़ वैक्सीनेशन करने का काम भी पूरा कर लिया और मुफ्त में करने का काम किया। आप पढ़ते होंगे कि दुनिया भर में गेहूं की कमी, अनाज की कमी दिख रही है, लेकिन भारत ने पिछले 2 सालों में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम भी किया है। यह दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। महामारी के समय भी भूखमरी से किसी को मरने का कोई हमारे सामने कोई एग्जाम्पल भी नहीं आया। यह सब हो पाया है क्योंकि देश ने अच्छा काम करने का काम किया है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी भूखमरी या महामारी के कारण नहीं मरा, क्योंकि मुफ्त में वैक्सीन भी मिली और अनाज भी देने का काम किया। लेकिन हमारी जिम्मेदारी कहां पर आकर खड़ी होती है? आज भी दुनिया भर के सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट कहां पर हैं? हिंदुस्तान में है। सबसे ज्यादा मोटापे के पेशेंट कहां पर हैं? हिंदुस्तान में है। ओबेसिटी के यहीं पर हैं। ट्यूबरक्लोसिस के, टीबी के सबसे ज्यादा मरीज कहां पर हैं? भारत में है। 27% दुनिया के यहां पर है। हमारा इसमें योगदान क्या हो सकता है? हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी के 75 साल मना रहे हैं। जो हम 75 वर्षों में नहीं कर पाए, कि अगले 25 वर्षों में हम करने के लिए तैयार हैं? क्या हम भारत को सुनहरे काल की ओर ले जाने के लिए तैयार हैं? क्या इस अमृत काल में हमारी भूमिका ऐसी होगी कि हम यूनिवर्सिटी में रहते हुए भी, यूनिवर्सिटी से बाहर जाकर भी हम कोई एक क्षेत्र ऐसा चुनेंगे
जहां पर हम बदलाव लाकर दिखाएंगे और भारत को उसमें आगे लाने का काम भी करके दिखाएंगे। असली जीवन तो यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर ही शुरू होगा, चुनौतियों भरा होगा, लेकिन हम उस चुनौती को पार भी करेंगे, क्योंकि इन्हीं युवाओं के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने जब विश्वास किया। मैं वित्त राज्य मंत्री बना 2019 में, नरेंद्र मोदी जी ने मुझे और निर्मला जी को बुलाकर कहा कि हिंदुस्तान के युवा आज रोजगार मांगने नहीं देने वाले बनना चाहते हैं, लेकिन उसको हमें मदद करनी होगी। तो मैं उनकी ओर देखा तो मैंने कहा क्या चाहिए जी? तो उन्होंने कहा स्टार्टअप्स को बदलाव करना है, इनकी मदद करनी है। हमने वो पॉलिसी डिसीजंस भी लिए, इंसेंटिव भी दिए, बाकी भी किया। आज हम सिर उठाकर कह सकते हैं कि दुनिया भर के पहले 3 स्टार्टअप नेशंस में भारत का नाम आता है। कोविड के समय भी, आपदा के समय भी 48 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बने हैं, ये केवल भारत में हुआ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी साल के पहले 5 महीनों में 14 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन गए हैं, 69,000 नए स्टार्टअप्स आए हैं। यह अपने आप में दिखाता है कि आज के युवा। कल मैं एक बहुत बड़े समाचार पत्र के मालिक के साथ बैठा हुआ था। मैंने कहा जी आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? कहते यूएस में है, वो वापस आ गया, बेटी लंदन पढ़ के आई है, वो भी वापस आ गई। मैं कहा करते क्या है? कहते दोनों ने अपने अपने स्टार्टअप्स खोल दिए। एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। सबको लगता है 1% मुश्किल से इसमें सफलता मिलती है, लेकिन उसके बावजूद नौजवान वहां पे चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं। आप सब स्टार्टअप्स नहीं खोल सकते, आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं, रोजगार भी कर सकते हैं, लेकिन आप जीवन में कुछ भी करिए, आप ये संकल्प लेकर जाइए कि जो स्वामी विवेकानंद जी ने हम सब के लिए कल्पना की थी, और ये उन्होंने 1897 में कह दिया था कि 50 वर्षों को तक आपको केवल भारत माता के बारे में सोचना है, केवल भारत माता के बारे में, किसी जाति धर्म के बारे में नहीं सोचना। और 50 सालों बाद भारत आजाद हो गया था 1947 में। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात और कही थी कि भारत 21वीं शताब्दी में विश्व गुरु बनेगा। आज योग की बात करें तब भारत का नाम आगे बढ़ता है, अलग अलग क्षेत्रों में बात करें तो भारत का नाम आगे बढ़ता है। भारत अलग अलग क्षेत्रों में विश्व गुरु बनने की स्थिति में आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी अगर ये ठान लेगी कि हमें एक परचम भारत का फैलाना है, जैसे हमारे ओलंपियंस ओलंपिक मेडल जीतकर, पैरालंपिक्स में मेडल जीत के डेफ ओलंपियंस वहां पे मेडल जीतकर तिरंगे की शान बढ़ाते हैं, हम सबको अपने अपने क्षेत्र जो भी हम चुनेंगे वहां पर एक बड़ा बदलाव लाकर भारत का मान सम्मान बढ़ाएंगे और 21वीं शताब्दी में भारत को विश्व गुरु बनाने का काम भी पूरा करके दिखाएंगे। ये हम सबको करना है। मैंने सोचा था भाषण नहीं करूंगा, लेकिन कर ही दिया, अंत में हूं तो नेता ही। लेकिन मेक इन इंडिया की बात हो, स्टार्टअप की बात हो, स्टैंड अप इंडिया की बात हो, या बाकी योजनाएं जो अटल पेंशन योजना है, आप में से कितनों ने अटल पेंशन योजना के बारे में सुना है? आप में से कितनों ने 2 इंश्योरेंस की स्कीम चलती है भारत सरकार की जो देश के सभी नागरिकों के लिए? कोई नाम बता सकता है? जनधन योजना बैंक खाता खोलने की योजना है। एक 12 रुपए में इंश्योरेंस होती है, किसी को पता है? नाम स्कीम का किसी को पता है? 12 रुपए में स्कीम, यानी कि महीने का 1 रुपया देना है। आजकल चाय का कप भी 10 रुपए का आता होगा। उसको 2 लाख रुपए का बीमा मिल जाता है। मृत्यु हो गई तो परिवार को 2 लाख रुपए मिल जाएगा। एक्सीडेंट हो गया तो 1 लाख रुपए तक का आपको उसमें मिलता है, कई जगह 2 लाख भी मिलते हैं। एक और स्कीम है जीवन ज्योति बीमा योजना, तो उसमें क्या होता है, 365 दिन है हमारे, लेकिन उसमें केवल 330 रुपए देने पड़ते हैं। किसी भी कारण से मृत्यु हुई होगी, एक्सीडेंट के कारण, किसी भी कारण से हुई हो, तब भी 2 लाख रुपया परिवार को मिलेगा। एक्सीडेंट होगा तब भी इलाज के पैसे मिलेंगे। मैं आपको कोई इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज आपके युवा हो, आप जानोगे तो इन योजनाओं के बारे में नीचे बता सकते हो।
आप 18 साल से ज़्यादा के हो, आप अटल पेंशन योजना में खुद जुड़ सकते हो। 50 रुपया भी जमा कराना शुरू करोगे महीने का, तो जब 60 साल के होगे तो 1000 रुपया पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। जानकारी होगी तो बाकी लोगों को आदत पड़ेगी कि 50 रुपया आपने जमा कराया तो 50 रुपया केंद्र सरकार ने जमा करवाया। अगर 20 साल से उम्र ज़्यादा होगी तो थोड़ा पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। होता क्या है, सरकार स्कीमें चलाती है, जानकारियां नहीं रहती। आपका ये काम भी नहीं, आपका काम पढ़ना है, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं कि इन योजनाओं के बारे में भी अगर जानकारी मिले। सरकार बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम चलाती, बहुत सारे बच्चे उसका लाभ ही नहीं उठा पाते। अगर उसकी जानकारी भी ज्यादा मिले तो हमें उसका लाभ मिल पाएगा। मैं आज आप सबसे जानने आया हूं कि एनएसएस में क्या बदलाव करना चाहिए जिससे एनएसएस की भूमिका भी बढ़े, आपका योगदान भी बढ़े। वो आप में से कोई कहना चाहता है तो एक एक करके मंच पे आ सकते हैं। संक्षिप्त में, छोटे में आपको कहना है कि एनएसएस के लिए हमें, आपके मन में कोई विचार है कि हमें ये करना चाहिए तो आप यहाँ आकर कहिए। आप आए इस शानदार कार्यक्रम के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय अनुराग सिंह जी ठाकुर। आपने जो हमारे सामने मंतव्य प्रस्तुत किया है वो हमारे लिए अनुकरणीय है। जैसे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना तो रहे, 75 साल किसी देश की आयु में बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। हरिवंश राय जी बच्चन जी ने 4 पंक्ति में यही कहा है जो अनुराग जी ने हमारे सामने भी हमारे युवाओं के लिए कहा है। स्वतंत्रता लता अभी मृदुल नवल, समूल पशु इसे कही न ले लिंगल, कि वो 1000 वर्ष की रगड़ विफल, युवक सचेत चौकसी किए रहो। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने हमारे सामने हमारा जो आगे का प्रस्थान है या आगे की जो भूमि है वो तैयार की है। अभी मैं, जैसे इन्होंने आह्वान किया है, 1-2 बच्चों जो आ सकते हैं और बोल सकते हैं, आप आ सकते हैं। एनएसएस के खास करके सभी एनएसएस की है, आइए। इसके बाद जो भी बोलना चाहता है वो भी आगे आए। एनएसएसनं काय केलं पाहिजे, म्हणजे एनएसएस पुढच्या दिवसांमध्ये निरंतर कायम पण राहील आणि त्याच्यामध्ये फार मोठा बदल पण होईल जो आपल्या सगळ्यांसाठी उपयोगाचा असेल। या संदर्भात 2-3 ओळींमध्ये कुणाला बोलायचं असेल तर या। Hello, good afternoon everyone. Respected sir, I would like to share my views as a student. मैं नवरोजी वाडिया कॉलेज को बिलोंग करती हूँ। My name is Sukanya Pandey and I am a student of biotechnology second year. I am a bit nervous, sorry for that, but as a student I think हम study के area में ज़्यादा work कर सकते हैं। एंड मैं नेशनल एनएसएस जो हम लोग का कैंप ऑर्गेनाइज करता है, विंटर कैंप, हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि एक सर आए थे गेस्ट लेक्चर के दौरान। तो मैंने बोला सर को कि सर एज अ स्टूडेंट आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन एजुकेशनल एरिया। तो सर ने मुझे कुछ नाम दिए एंड दे वर लाइक उपाय, उमंग एंड टीच फॉर इंडिया। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे जाके उनसे बात कर सकते हो कि यू वांट टू पार्टिसिपेट और यू वांट टू टीच स्टूडेंट्स, एटलीस्ट अगर वीकडेज पे नहीं तो वीकेंड्स पे, बिकॉज एज अ स्टूडेंट आई हैव ऑल्सो मेनी थिंग्स टू डील विथ। तो सारा टाइम टीचिंग में नहीं दे सकती थी। तो आई आस्क्ड देम, बट एक सर प्रॉब्लम जो मैंने देखी हर जगह पे, इट वॉज दैट दे वर रिक्वायरिंग अ मिनिमम एजुकेशन और क्वालिफिकेशन दैट वाज ऑफ ग्रेजुएशन। बिफोर ग्रेजुएशन आप नहीं पढ़ा सकते सर। तो इसके लिए अगर कुछ उपाय हो सकता है तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल, बिकॉज
एज अ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा आई थिंक एजुकेशनल एरिया पे वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट। तो वहाँ पे नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड एज अ बीइंग सेकेंड ईयर स्टूडेंट आई कांट गो फॉर दैट। तो मैंने फिर उसका अपने एरिया से अगर अपने एंड से मैं कुछ कर सकूँ तो दैट वाज दैट कि मेरे घर में जो मेड आती हैं उनकी एक डॉटर है, शी इज़ इन 11th स्टैंडर्ड, तो उसको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ मैं। या तो हमारे एरिया में हम जो यहाँ रहते हैं उसके पीछे एक स्लम एरिया है, तो वहाँ के 2-3 बच्चे जो केपेबल नहीं है ट्यूशन फीस पे करने के लिए और अपने घर के काम के साथ साथ बाहर भी मम्मी पापा के काम में हेल्प करते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को, 1-2 स्टूडेंट्स को सर, क्योंकि इवन आई हैव स्टडीज, तो उस एरिया में इतना कंट्रीब्यूट तो नहीं कर सकते, बट थोड़ा बहुत भी अगर मौका मिले तो वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे पे अगर हमें ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या NGOs में काम करने का मौका मिले इन एजुकेशनल एरिया, तो it would be a very great privilege for us. Thank you. नमस्कार सर, मी रचना पाटील, मी अनंतराव पवार कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगची विद्यार्थिनी। मी NSS मध्ये जोडून मला 1 वर्ष झालं आहे आणि आम्ही अनेक कार्यक्रम, जे प्रोग्राम्स आम्ही अटेंड केली। हम अम्बेड ये गांव में जो कैंप था उधर विंटर कैंप को हम गए थे, तो हमने बहुत सारे अवेयरनेस के कैंप किए, पर उसके रिलेटेड हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की, गांव में यंग लोग बहुत कम थे और गांव में जो राइस कल्टीवेशन है तो वो रहता है, तो 3 महीने से लोग उधर रहते हैं, तो बाकी दिन तो वो यंग जो लोग उधर रहते नहीं। तो हमने देखा कि राइस के रिलेटेड हम उधर कुछ स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं जिससे उधर गांव में एम्प्लॉयमेंट आ सकती है। और सर NSS में क्या बदलाव करें, तो मैं चाहती हूँ कि सर हम बच्चे एक्टिव रहने के लिए हमारे सिलेबस में, नहीं तो फिर हमारे टाइम टेबल में NSS के रिलेटेड हर वीक में एटलीस्ट 1 आवर और एटलीस्ट 1 दिन के लिए NSS की एक्टिविटीज़ लेनी चाहिए, मतलब सब बच्चे एक्टिव रह सकते हैं NSS में। थैंक यू सर। Good afternoon to all. My name is Afsha Mashayek. I am from Modern College, Shivaji Nagar. And sir, मैं द्वितीय वर्ष कला शाखा की छात्रा हूँ और अगर NSS के बारे में बताना चाहूँ तो मैं 3 बातें बताना चाहूँगी। वो मतलब कि उसकी भूमिका और हम उसमें क्या सुधार कर सकते हैं। NSS तो पहले से ही बहुत बड़ी एक स्वर्ण संधि है। तभी पहली बात मैं ये बताना चाहूँगी आप सभी को कि मैं 15 अगस्त 2018 से NSS में कार्यरत हूँ और मुझे महाराष्ट्र शासन का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार भी प्राप्त है। तो मैंने जो मेरे अनुभव से मैंने रियलाइज़ किया है वो ये है कि कनिष्ठ महाविद्यालय में अगर हम देखें तो वहाँ पे NSS की इतनी विस्तारितता होती नहीं है, तो वहाँ पे शिविरों की संख्या और मतलब जो स्वयंसेवकों को जो वहाँ पे उतनी क्वालिटेटिव शिविरों की संख्या और उनको स्वर्ण संधियाँ वहाँ पे ज़्यादा मिलनी चाहिए। और दूसरा मेरी बात है, द्वितीय चीज़ वो ये है कि उच्चतम जो शिक्षण है, जैसे कि FY SY वगैरह, वहाँ पे शिविर तो बहुत होते हैं, बहुत शिविर होते हैं, पर उनकी जो क्वालिटेटिवनेस होती है ना वो नहीं होती। तो उनमें क्वांटिटी तो बहुत है पर क्वालिटेटिवनेस कुछ नहीं है, तो वहाँ पे हम सुधार ला सकते हैं। और तीसरी बात अगर मुझे बतानी है तो वो ये है कि जैसे NCC में कोई कैडेट जाता है तो अपने भविष्य का विचार करता है कि मैं आर्मी में जाऊंगा, मैं CDS एग्ज़ाम दूंगा, मुझे ये सर्टिफिकेट मिलेगा, C सर्टिफिकेट मिलेगा। तो NSS में भी हम सिलेबस में जैसे उन्होंने कहा वो भी कर सकते हैं, पर NSS बहुत लोगों को पता नहीं होता कि NSS मतलब क्या है। हाँ है, तो कुछ लोग टाइम पास के लिए शिविर करते हैं, इधर उधर जाते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि NSS को एक फ्यूचर करियर में हम कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद तो ख़त्म हो जाता है, हम एंटर नहीं कर पाते। तो ग्रेजुएशन के बाद एक सर्टिफिकेट हो जिससे कि उसे हमारे बायोडाटा में हम इम्प्लीमेंट कर सके और आगे बढ़ सके। तो इतना ही बोल के मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। राष्ट्रीय सेवा योजना का, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी का, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून सर,
मैं सेकेंड ईयर एनएसएस का यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर। तो आपने अभी जो मतलब क्वेश्चन सब स्टूडेंट को पूछा कि आपको मतलब है ना गवर्नमेंट की जो बीमा स्कीम्स है उसके बारे में पता है, तो हम एज अ मतलब हम सिटी में रहते फिर भी हमको इतना पता नहीं है। तो जो विलेजेस में जो पीपल्स रहते हैं तो मतलब हम हमारे कॉलेज में ना सबको मतलब ट्रेन करके हम सर लेंगे। हमने 3 पुणे के गांव जो लिए हमने मतलब वहाँ पे वर्क करते हैं, तो वहाँ के सबका हम जो 12 रुपीज़ का बीमा है सर वो उतरवाएंगे सर। थैंक यू सर। सबको नमस्कार। इन सब ने तो बताया, मेरा थोड़ा सा अलग पॉइंट है। अगर हम जब बात करते कि ये जो हमारे इसमें गुण रहते, अगर ये बचपन से ही हमारे हम में होंगे तो हम आगे जाके उसका ज़्यादा विकास कर सकते। तो मतलब मैं जब 10वीं में थी तभी मुझे एनएसएस ज्वाइन करना था, लेकिन स्कूल के टाइम पे ऐसा होता था कि हमें कॉलेज को जाने के बाद हम एनएसएस ज्वाइन कर सकते थे। तो मैंने तब पूछा था हमारे सर को कि सर हम बचपन से ही एनएसएस को क्यों इसमें ऐड नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने स्कूल से अगर एनएसएस का थोड़ा सा सहभाग बढ़ाया तो शायद आगे जाके जो हमें वो मूल्य शिक्षण है वो ज़्यादा बढ़ सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल से हम अगर शुरुआत करेंगे तो इसका ज़्यादा हमें सहभाग होगा। शुक्रिया। Good afternoon, sir. My name is Shubham Kishore Shinde. I am from AISSMS College of Engineering, third year chemical students. Sir, actually हमारे कॉलेज ने अभी विंटर कैंप किया NSS का। So उधर हमने एक योजना की एक गांव में कि हमने डिजिटल ग्राम पंचायत ऐसे एक कंसेप्ट उधर की कि उधर एक्चुअली उनके जो डॉक्यूमेंट थे, सपोजली एक विधवा औरत होगी तो उसको जो स्कीम उसको लगेगी उसके सब डॉक्यूमेंट्स लिए, उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनका सब ले लिया, उनकी मतलब डेथ सर्टिफिकेट उनके सबकी और डॉक्यूमेंट क्लियर किया। उनके जो ग्राम पंचायत है उधर वो हमने फिलअप किया, उनका एक फोल्डर बना के। सपोजली मतलब गवर्नमेंट से कोई योजना आएगी तो अपन उनको इम्प्लाई करेंगे। तो ऐसे अपन जो कंसेप्ट है ऑल कॉलेजेस ने किया, SPPU ने किया, तो ग्राम पंचायत को भी बेनिफिट उसका होगा और जो लाभार्थी उनको भी वो बेनिफिट होगा, क्योंकि मॉडर्न सिटी वाले लोगों को भी कंसेप्ट बाकी की किसी स्कीम पता नहीं है। तो अपन ऐसे माध्यम से कर सकते हैं। और एक ऑर्थोप्रेन्योरशिप बद्दल आपको बताना है, मैं हमारे कॉलेज का स्टार्टअप इनोवेशन सेल्स का एक हेड मेंबर हूँ। सर ऑर्थोप्रेन्योरशिप मतलब जो टीनेज स्टूडेंट्स लोग हैं उनको ही पता नहीं है। सो अपन बाकी के मतलब एक आधे पोस्टर प्रेजेंटेशन कंपटीशन रख के और अदर मतलब जो कंसेप्ट करके अपन मतलब युवाओं में अपन वो कंसेप्ट बढ़ा सकते हैं कि ऑर्थोप्रेन्योरशिप करो और मतलब आपका खुद का बनाओ और खुद का बेचो। ऐसे कंसेप्ट करके भी अपन बहुत सारे बातें कर सकते हैं। सो थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम मंजीत है और मैं डॉक्टर DY पाटिल आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस का विद्यार्थी हूँ। सर मैं BCom स्टूडेंट, TY BCom का स्टूडेंट हूँ। सर जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट हर गांव तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन हम NSS के विद्यार्थी हर गांव में जाते हैं, हम हर गांव से ये कनेक्ट रहते हैं, छोटे गांव से। तो आप स्कीम सर यूनिवर्सिटी को दीजिए। वो मेरा मानना है, आप यूनिवर्सिटी को बताएंगे, हेड हमारी जो हेड NSS के आप उन्हें बताइए, हम गवर्नमेंट जो पब्लिक है उनको बताएंगे। इवन मेरे डैड को भी नहीं पता सर जो आप स्कीम बता रहे, ये 12 रुपये की स्कीम सर पेपर में आई थी, मेरे डैड ने की। गांव में सर न्यूज़पेपर कोई पढ़ता नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप कोई स्कीम गवर्नमेंट की स्कीम रहेंगी तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या स्कूल्स के स्टूडेंट्स तो नहीं जा सकते, बट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स सर BCom स्टूडेंट हैं, उनको फाइनेंस की स्कीम्स पता होनी चाहिए कि किस तरह फाइनेंस के गवर्नमेंट ये कर रही है स्टार्टअप्स को। क्योंकि गाँव में लोग हैं सर पापड़ बनाने का बिजनेस करते हैं, बट वो डायरेक्ट नहीं जा सकते, उनको कुछ आइडिया हो कि गवर्नमेंट हमें स्कीम देती है। तो मुझे लगता है सर आपको ऐसा सब यूनिवर्सिटी के थ्रू जाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। Hello, good afternoon everyone. This is Dhairashil Raje Bhosle from the Sinhagad Law College. तो मेरी बेसिकली थोड़ी सी आइडिया अलग है NSS के बारे में। तो हमें जो NSS का काम है, जो भी हम पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा हमने सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उससे कि लोग इन्फ्लुएंस होंगे। क्योंकि आजकल हर कोई जो सोशल मीडिया यूज करता है, नया कोई ट्रेंड चलता है तो उसको फॉलो करता है। इससे जो इन्फ्लुएंस जो होगा लोगों पे कि सोशल वर्क करने का, इससे मुझे लगता है बढ़ जाएगा। तो यही मेरा सजेशन है कि थोड़ा सा ज़्यादा सोशल मीडिया पे हमने रिफ्लेक्ट करना चाहिए हमारा गुड वर्क। थैंक यू सो मच।
सभी को नमस्कार। एक SPPO सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ जो इंडिया में काम कर रहे हैं, उसमें सर जी मैं माजी स्वयंसेवक है। क्या होता है जब स्वयंसेवक 2 साल 3 साल में NSS करके बाहर पड़ता है तो उसके बाद कोई ज़्यादा NSS में तो सहभाग नहीं कर सकता है। तो इसके लिए जो NSS के स्टूडेंट आज तक जो पास आउट हुए उसके लिए केंद्र सरकार के लिए एक ऐसा कोई तो योजना सभी को इकट्ठा करके इंडिया में बहुत बड़ा युवाओं की ताकत निर्माण कर सकते और एकता का संदेश देने के लिए NSS के इतने सारे इवेंट और इतने सारे योजनाएं हैं। इसलिए जो एल्यूमिनी है ऐसे केंद्र शासन की बनेगी तो हमारे जैसे स्टूडेंट को उसमें शामिल होने के जो और अवेयरनेस करने के लिए जो ताकत मिल जाएगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारा सब एल्यूमिनी स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा तुम्हारे तरफ से कोई तो हमारे लिए केंद्र सरकार से करना चाहिए। इसलिए मैं सभी एल्यूमिनी के प्रश्न तुम्हारे साथ उपस्थित करता हूँ। धन्यवाद सर। जैसा कि आप सब ने और हम सब ने देखा कि जब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दूसरी बार लोकसभा में चुनकर आए थे और एज ए प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उस समय उन्होंने क्या किया था कि एक जो खास तरह की एक्सपर्टीज और जो खास तरह का क्वालिटी और जो एक्सपर्टीज खास तरह की फील्ड में और खास तरह के लेवल में रखते हैं, उन जैसे लोगों को उन्होंने मंत्रिमंडल में जगह दी और अपॉइंट किया। उसी तरह मैं एक एडिशन के तौर पे मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि अगर वॉलंटियर के पास कुछ ऐसा काम करने का जज्बा हो और कुछ एक्सपर्टाइज उनके पास हो तो उस तरह से उनका कार्यक्रम भी अच्छा होगा और इसका सीधा इम्पैक्ट, डायरेक्टली इम्पैक्ट हमें NSS के एक्टिविटी में दिखेगा। तो यही मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसे जो कार्यक्रम NSS के माध्यम से किए जाते हैं उस समय जो खास तरह के एक्सपर्टाइज रखने वाले वॉलंटियर्स अगर हम चुन के लाए तो उस तरफ से उसके माध्यम से हम निश्चित तौर पे एक NSS को नई दिशा और नई ऊर्जा दे सकते हैं और निश्चित तौर पर हम कुछ ना कुछ तो एक एक्स्ट्रा बदलाव यहाँ पे हम जरूर ला सकते हैं, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। मैं सभी को आह्वान भी करता हूँ कि nss@unipune.ac.in ये जो मेल आईडी है, इस मेल आईडी पे आपके जितने भी सुझाव है NSS के बारे में वो आप भेज सकते हैं। उसका एक डॉक्यूमेंट बना के हम मंत्री महोदय तक पहुंचा देंगे। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं विविध योजना उपक्रम समन्वय समिति के अध्यक्ष श्री राजेश पांडे सर। नहीं, समय बहुत हो गया। मैं केवल 2 मिनट में मंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा और एक केवल अपेक्षा करूंगा कि यहाँ के NSS यूनिट में एक जज्बा भी और जुनून भी बहुत है। यदि केंद्र स्तर पे NSS के अधिकारियों का हेल्प मिलता है तो हमने इस साल हमारे बजट में 50 लाख रुपए का प्रोविजन किया है और एक हम नेशनल कैंप लेना चाहते हैं NSS के पूर्व स्वयंसेवकों का। जैसा इन्होंने बताया अभी, जो NSS से बाहर जाने में कुछ समाज में काम कर रहे, NGO चला रहे, ऐसे देश भर के 1000 NGO का एक कैंप हम यहाँ लेना चाहते हैं। हमको केवल NSS के नेशनल ऑफिस का एक सपोर्ट इसमें बस चाहिए और भी कुछ प्रयोग हम इसके आधार पे करेंगे यदि हमको सेंटर से कुछ इसका मदद मिल जाएगा। तो बस इतनी एक अपेक्षा करता हूं। और आज मंत्री जी यहाँ आए, हम सबको मार्गदर्शन किया। केवल मार्गदर्शन नहीं किया, क्योंकि मंत्री जी आने के बाद में मार्गदर्शन करके चले जाते हैं। समय कम होने के बाद भी अभी तुरंत 2:15 बजे दूसरा कार्यक्रम शुरू होने वाला है, लेकिन यहाँ से 5 मिनट में खाना खा के निकलेंगे। लेकिन उसके बाद भी आपका भी सुना उन्होंने। मैं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की ओर से आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और सारे छात्रों का इतना स्पॉन्टेनियसली आपने अच्छे सुझाव किए, सबका प्रातिनिधिक रूप में जो किए उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। धन्यवाद।
मंच पे उपस्थित सब महानुभावों को 1 मिनट के लिए मैं सिर्फ विनती करता हूँ। NIC कैंप कोयम्बतूर तमिलनाडु से आए हुए 10 छात्र आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, वो सब जो NSS के वॉलंटियर है उनकी तरफ से प्रातिनिधिक रूप से वो और इसी के साथ जो हमारे व्यवस्थापन परिषद के सदस्य सारे, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। मुलांनो, आपण बसा, जागेवरच बसा आणि सगळेजण गेल्यानंतर मग आपण जेवणाच्या स्थळी जायचंय, सेट गेस्ट हाऊस।